तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है और ये है हैलो एल्केन्स। अभी तक हमने हैलो एल्केन्स के बनाने की विधियों को कंप्लीट डिस्कस किया है, समझ गए ना। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुण। तो देखो, इसमें जो पहला गुण है वो ये है कि जो मिथाइल हैलाइड्स हैं, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सभी के सभी तो गैस हैं। इसके अलावा इथाइल फ्लोराइड और इथाइल क्लोराइड गैस हैं। बाकी ब्रोमाइड, आयोडाइड, इथाइल के ये द्रव हैं, और इसके अलावा C18 तक के जितने भी हैलाइड हैं वो सब द्रव हैं, चाहे वो किसी के साथ हो, फ्लोराइड के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। और C18 से ऊपर जो भी हैलो एल्केन है वो वैक्सी सॉलिड है, मोम के समान ठोस होता है। ये तो हो गया इनके फिजिकल स्टेट के बारे में कि कौन क्या है। दूसरा पॉइंट है, जल में ये अवलेय है, क्योंकि बच्चों ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं और इनमें जो हैलोजन है वो वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, समझ गए ना। इसलिए ये जल में नहीं घुलते, किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होंगे, क्योंकि ये खुद सहसंयोजी हैं तो सहसंयोजी विलायकों में घुलेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो बात क्लियर है कि इनकी जो विलेयता है वो जल में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये घुलते हैं। तीसरे पॉइंट में आते हैं कि RF और RCl जल से हल्के होते हैं। जो एल्काइल फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, वो जल से हल्के हैं, मीन्स इनका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है। किंतु ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हैं, जल से भारी होते हैं, मीन्स जो ब्रोमाइड है और आयोडाइड है इनके जो घनत्व हैं वो जल के घनत्व से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व को लेके हैं। तो यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि घनत्व है, गलनांक है और क्वथनांक है। मतलब ये किसके लिए है बच्चों, हैलो एल्केन के जो हैं, है ना, हैलो एल्केन की घनत्व, गलनांक और क्वथनांक ये समानुपाती हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या या हैलोजन परमाणुओं की संख्या एवं उनका आकार। मतलब चाहे कार्बन श्रृंखला में कार्बन बढ़े, अगर कार्बन फिक्स है, चाहे हैलोजन नंबर ऑफ हैलोजन्स बढ़े, या फिर हैलोजन का आकार बढ़े, हैलोजन का द्रव्यमान बढ़े, आकार या एवं, ठीक है, संख्या एवं द्रव्यमान, ठीक है। ये कह रहा है घनत्व है, गलनांक है, क्वथनांक है, ये लगातार बढ़ते जाएंगे। मतलब कार्बन श्रृंखला में कार्बन बढ़े अगर हैलोजन फिक्स कर दें, या फिर कार्बन फिक्स करें और हैलोजन का परमाणु भार बढ़े, उसकी परमाणु संख्या बढ़े, तो ये तीनों पॉइंट एक से वह जो है चेंज होते हैं। देखो, जैसे हम यहां हमने कार्बन फिक्स कर दिया, मान लो कोई एक फिक्स एल्काइल ग्रुप ले लिया, तो यहां से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तक गलनांक है, क्वथनांक है और घनत्व है, ये तीनों लगातार बढ़ते जाते हैं। मतलब यहां पर हम कार्बन श्रृंखला में कार्बन फिक्स कर दें, कोई फिक्स एल्काइल हैलाइड ले लें, तो ये हैलोजन जितने बड़े आकार का होगा, जितना भारी होगा, उतना ही ज्यादा उसका घनत्व होगा, उतना ही ज्यादा गलनांक होगा, उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा। अब दूसरा है कि अगर हम हैलोजन फिक्स कर दें कोई एक, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं श्रृंखला में, देख रहे हैं आप, वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक और घनत्व भी बढ़ते जाते हैं। और तीसरे में आप देख रहे हैं कि मैंने हैलोजन की संख्या बढ़ाई है कि 1 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है, 4 क्लोराइड है। तो जैसे जैसे हैलोजन बढ़ते हैं ऐसे तैसे गलनांक, क्वथनांक और घनत्व भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट याद रखना कि एल्काइल ग्रुप फिक्स कर दें, हैलोजन बढ़े,
तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, कार्बन बढ़े तो गलनांक क्वथनांक घनत्व बढ़ेंगे, हैलोजन की संख्या बढ़े तो भी गलनांक क्वथनांक और घनत्व बढ़ते हैं। एक और चीज बता दूं मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है कि जो CH2I2 होता है बच्चों, डाई आइडोमिथेन, ये मरकरी के बाद सबसे भारी द्रव है अधिकतम घनत्व का, और इसका घनत्व है 3.325 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कार्बनिक यौगिकों में सबसे भारी द्रव अगर है तो वो है डाई आइडोमिथेन। समझ गए ना? ये है कि लिक्विड में अगर भारी है, धातुओं को छोड़ दें और कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो ये सबसे भारी यौगिक होता है। अगर आपको समावयवी हैलो एल्केन के गलनांक क्वथनांक और घनत्व की बात की गई है तो ये ब्रांचिंग के साथ जो है घटता है। समझ गए ना? जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही घटता है। वो ये आप सभी में देखोगे, आप चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे अल्कोहल्स देखोगे, अगर समावयवी कंपाउंड है, चाहे वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ब्रांचिंग होती है तो अणु में सरफेस एरिया घट जाता है, उसकी अच्छी पैकिंग नहीं हो पाती। ऐसे में गलनांक क्वथनांक की सब और घनत्व सब घट जाते हैं। तो इस तरह से ब्रांचिंग से आप देख रहे हैं ये तीनों घट रहे हैं। तो यहां तक बात याद मुझे समझ में आई। फिर हम इसके बाद आते हैं कि एल्किल आयोडाइड को अगर हम प्रकाश में रखें तो बैगनी रंग उत्पन्न होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आयोडाइड को आप जैसे ही लाइट में रखोगे तो एक फ्री रेडिकल जो है डिकम्पोजिशन होगा और आर जो है एल्केन में चेंज हो जाते हैं और आयोडीन मुक्त हो जाती है, और यही आयोडीन मुक्त होते ही एक बैंगनी रंग उत्पन्न करती है। जो चश्मे आते हैं कलर वाले, धूप में जो सनलाइट वाले, वो लाइट में जाते ही कलर्ड हो जाने का रीजन यही होता है कि उसमें सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं। जैसे ही लाइट पड़ती है सिल्वर अलग और आयोडीन अलग, और जैसे ही लाइट हटाते हैं फिर जुड़ जाते हैं, जिसके कारण वहां पर कलर चेंज होता दिखता है। ठीक इसी तरह से अगर हम आयोडाइड को धूप में रख दें तो जो कंपाउंड है वो गहरा बैंगनी दिखने लगेगा। उसका रीजन है कि ये आयोडीन मुक्त करते हैं। इसी तरह से एक मैंने बैलेंस्टीन टेस्ट बताया था, यहां पर मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में हैलो एल्केन्स में हैलाइड की पहचान करना, मतलब कि उसमें हैलोजन है या नहीं, ये नहीं पहचान कि पर्टिकुलर कौन सा है, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्काइल हैलाइड है या नहीं, इसके लिए टेस्ट लगाया जाता है। यह है बैलेंस्टीन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, कॉपर वायर को पहले अच्छी तरह गर्म करके बुनसन फ्लेम में, और इसमें कलर जब तक आना बंद ना हो जाए तब तक गर्म करते हैं। फिर इसके बाद एल्काइल हैलाइड लेकर दोबारा गर्म करते हैं तो हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है या ग्रीन एज फ्लेम जलती है, और इससे पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है, क्योंकि वो क्यूप्रिक हैलाइड बनाता है जो कि इस तरह का रंग उत्पन्न करता है। तो ये एक काम का क्वेश्चन है, ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि हैलो एल्केन्स से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक क्रियाशीलता देखते हैं। और यही एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म से भी रिलेटेड है। समझ गए ना? यहां पर आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, है ना, विलोपन अभिक्रियाएं, धातुओं से क्रियाएं, ये सब पढ़ोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो पहले यहां पर मैंने स्पष्ट किया है कि जो हैलो एल्केन है वो रासायनिक क्रियाशीलता में कहां आते हैं। तो देखो बच्चों, क्रियात्मक यौगिकों में एल्काइल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील यौगिक हैं, ये तो पहले समझ लें। मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक यौगिक हैं उनमें सबसे अधिक क्रियाशील हैलो एल्केन्स ही होते हैं। रीजन है क्योंकि इनमें जो CX बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा ध्रुवीय है, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन में निगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन का है यही इनको रिएक्टिव बनाता है, और कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बहुत आसानी से इन पर अटैक कर देता है और हैलोजन हट जाता है। मतलब इनमें जो भी रासायनिक क्रियाएं दिखेंगी आपको, वो देखोगे हैलोजन हटने से ही मिलेंगी, और कार्बन में कोई ना कोई रिएजेंट अटैक करेगा, डायरेक्ट जुड़ेगा या उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को निकालेगा, और इसी के कारण ही इनमें रासायनिक क्रियाशीलता मिलती है। और CX बॉन्ड में
क्रियाशीलता, जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ता है या यहाँ पर अल्फा ब्रांचिंग बढ़ती है, वैसे ही इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। मतलब 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री हैलो एल्केन्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इनकी क्रियाशीलता है। चाहे वो किसी के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आप ले रहे हैं, चाहे विलोपन अभिक्रियाएं ले रहे हैं, ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम दिखेगा। ओके, अब हम आते हैं कि जो हैलो एल्केन्स हैं उनमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दिखती हैं और उनकी क्या मैकेनिज्म है। तो इनमें से पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ओके, तो देखो बच्चों, इन अभिक्रियाओं में हैलोजन परमाणु का जो है नाभिक स्नेही समूह से प्रतिस्थापन हो जाता है। मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें एल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो नाभिक स्नेही समूह से हो जाता है, मतलब वो हट जाता है और एक नाभिक स्नेही समूह एंटर करता है। तो यही लिखा है कि इन अभिक्रियाओं में हैलोजन परमाणु का नाभिक स्नेही समूह से प्रतिस्थापन हो जाता है। मेनली ये बता दूं, नाभिक स्नेही जो ग्रुप होते हैं वो ऋणात्मक समूह जितने भी आपको दिखते हैं, जैसे साइनाइड माइनस, एल्कोक्साइड माइनस, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमीनो हो गया, हैलाइड खुद ही हो गया, NO2 है, RCOO ग्रुप है, इस तरह के जो ग्रुप हैं ये सब नाभिक स्नेही कहलाते हैं और ये हैलोजन को हटा के खुद जुड़ जाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया आपको दिखेंगी हैलो एल्केन्स में। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि एथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से रिएक्शन करा दें, तो यहां पर जो KOH है ये नाभिक स्नेही है, तो ये यहां जाएगा और ये इधर आ जाएगा और बन जाएंगे अल्कोहल। ऐसे एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा दें तो एल्कोक्साइड यहां आ जाएगा और बनेंगे ईथर। KCN से रिएक्शन करा दें तो साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, बन जाएगा एल्काइल साइनाइड। AgCN से रिएक्शन करा दें तो आइसोसाइनाइड मुख्य रूप से बनता है। ऐसे KNO2 से रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से नाइट्राइट यौगिक बनेंगे, जबकि AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोएल्केन बनते हैं। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्सरी अमाइंस सभी बनते हैं, है ना। इसी तरह से सिल्वर कार्बोक्सिलेट से रिएक्शन कराओगे तो एस्टर्स बनेंगे। तो ये सारी रिएक्शंस जो है ना, ये किससे रिलेटेड दिख रही हैं आपको? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में हैलोजन हट रहा है और नाभिक स्नेही समूह आ रहा है। ये ध्यान रखें, निगेटिव को निगेटिव हटाता है तो न्यूक्लियोफिलिक NNN, समझ गए ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो, चाहे अल्कोहल्स हो, चाहे ईथर हो, चाहे अमाइंस हो, अगर इनका कोई फंक्शनल ग्रुप हट रहा है और उसकी जगह पर कोई निगेटिव ग्रुप आ रहा है तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को शो करता है। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं ये सब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से रिलेटेड है। अब हम आते हैं इनकी क्रियाविधि, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्रियाविधि में आप देखोगे 3 अलग अलग क्रियाविधि दी गई हैं। एक है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक अणुक, मतलब इसमें जो अभिक्रिया होगी उसका जो वेग निर्धारक पद है उसमें आप देखोगे केवल एक अणु भाग लेगा और वही अभिक्रिया को आगे निर्धारित करता है। ये मुख्यतः तृतीयक एल्काइल हैलाइड में मिलेगी, बेंजिल हैलाइड, एलिल हैलाइड में पाई जाती है। या अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें हैलोजन निकलने से एक स्टेबल एरोमेटिक कार्बोकैटाइन बन रहा है तो भी ये उसमें मिलती है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा और यहां हैलोजन है तो ये बहुत आसानी से हटेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रोपाइलियम कार्बोकैटाइन बनेगा। तो ये मिलेगी SN1 अभिक्रियाएं मुख्य रूप से। अगर कोई भी तृतीयक एल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, तो ध्यान रखें वहां हमेशा SN1 होगा। बेंजाइल हैलाइड, एलिल हैलाइड, इनमें अगर दिखता है और ध्रुवीय प्रोटिक माध्यम है जैसे H2O, अल्कोहल, है ना, HF, इस तरह के जो प्रोटॉन रखते हैं या निकालते हैं,
इस माध्यम में होती है तो हमेशा SN1 होगी। इसमें सबसे पहले 2 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। पहला है कि जो हैलोजन ग्रुप है वो मीडियम की पोलैरिटी के कारण टूट के अलग होता है, और ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन। क्या बन गया बच्चों, ये कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन जल्दी बनते हैं, या हम कहें बेंजाइल हैलाइड के, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो ये स्लो स्टेप है RDS, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का डिसोसिएशन, वियोजन हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी वाला स्टेप होगा और यही वेग निर्धारक है। अब जो कार्बोकैटायन बना उसमें न्यूक्लियोफाइल आया और आसानी से जुड़ के और ये बना लेगा एक उत्पाद। तो यहां पर अब ये तीव्र वेग से फास्ट चलता है, तो यहां पर रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप RDS, ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम इसके कुछ लक्षण देखेंगे, क्योंकि आप जो भी इनके क्वेश्चंस लिखोगे उनमें आपको इनके लक्षण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे पहला है कि एक अणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखो, एक अणु भाग ले रहा है और वही वेग निर्धारित कर रहा है, इसलिए इसे बोला गया है यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब वेग जो है वो लिखा जाएगा KR3CX। तो यहाँ वेग केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल और वेग के बीच का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ हमें ऐसा दिखेगा, मींस यहाँ पर अभिक्रिया नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है उसकी सांद्रता से फ्री है, मतलब उसका वेग फ्री होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जो वेग है वो 0 ऑर्डर शो कर रहा है, मींस न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, उसकी सांद्रता को घटाएं बढ़ाएं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये एल्काइल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती दिख रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप अभिकारक एल्काइल हैलाइड की सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, और इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है SN1 का जो वेग है वो समानुपाती है कार्बोकैटायन का स्थायित्व, अल्फा एल्किल प्रतिस्थापन। या हम ये कह सकते हैं कि जिस कार्बन में हैलोजन जुड़ा है वहां जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप एंटर कराओगे ये रेट बढ़ेगा, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन वाला एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे, मतलब मिथाइल ग्रुप, और ज्यादा वेग होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हैलाइड की क्षारीयता, मींस हैलोजन जितना छोटा होगा उतनी कठिनता से हटता है। बात क्लियर है? देखो यहाँ पर जैसे 1 डिग्री हमने कहे कि मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये जो 1 डिग्री है, फिर इनसे ज्यादा 2 डिग्री और इनसे ज्यादा 3 डिग्री में SN1 का वेग मिलेगा, क्योंकि 3 डिग्री में आसानी से क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकैटायन। ठीक इसी तरह से हैलोजन के रिस्पेक्ट में, तो छोटा हैलोजन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रखता है, ज्यादा बेसिसिटी रखता है, आसानी से नहीं हटेगा, इसलिए फ्लोराइड से ज्यादा क्लोराइड और क्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड और आयोडाइड तक लगातार SN1 का वेग बढ़ेगा। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? फिर और आगे बढ़ते हैं, जैसे एलिल है, एलिल से ज्यादा बेंजिल और बेंजिल से ज्यादा आप देखोगे टर्सरी हैलाइड में। देखो बेंजाइल ग्रुप अगर हम देखें तो अनुनादी रूप ज्यादा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनुनादी रूप, देखो इसमें अनुनाद है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। हम जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव है रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेंजाइल ग्रुप के बनेंगे कार्बोकैटायन के बनने के बाद, उनके रिस्पेक्ट में जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के जो हाइपर कॉन्जुगेटेड, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेंगे बहुत ज्यादा है, इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बेंजाइल रेडिकल से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। और यही रीजन है कि SN1 का वेग आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे रिएक्टिव होगा। अब आपको ध्यान आता है कि ये तो रेजोनेंस से हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनली देखा जाए तो जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसमें 9 या 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं जो बहुत ही स्टेबल होंगे, और यही रीजन है कि ऐसा वेग दिखता है। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है। फिर आता है कि कार्बोकैटायन चूंकि यहां मध्यवर्ती बनता है। अब जहां कार्बोकैटायन बनेगा तो सोचो आप, कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास भी हो जाता है ड्यू टू हाइड्राइड माइग्रेशन। ठीक है, मतलब किसके कारण, हाइड्राइड माइग्रेशन, मतलब अभिगमन के कारण। तो हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई वलय वाला कंपाउंड है तो वलय विस्तार भी हो सकता है।
तो ध्यान रखें कि जब आपको कोई अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो सबसे पहले आप उसमें वलय देखें, नहीं है तो दूसरा पॉइंट देखें कि कोई हाइड्राइड माइग्रेशन तो नहीं है। अगर हाइड्राइड माइग्रेशन है तो वो पहले मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हाइड्राइड माइग्रेशन नहीं है तब आपको फिर देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, जहां हाइपर कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा उत्पाद बनाएगा। अब मान लो ये वाला एक कंपाउंड लिया है मैंने, तो ये जुड़ा है हैलोजन। अगर आप इस हैलोजन को निकाल दो तो आप देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री क्या बन गया बच्चों, कार्बोकैटायन बन गया, लेस स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल। और अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, मोर स्टेबल। क्या है ये, मोर स्टेबल, ठीक है। कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी कम है जबकि 3 डिग्री की ज्यादा है। अब यहां से ये चूंकि हाइड्रोजन दिख रहा है ना अल्फा पोजीशन में, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, तो ये यहां से माइग्रेट होगा और इस तरह से एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल है। और इसलिए यहां पर आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है SN1 का, वो हाइड्राइड माइग्रेशन के अनुसार डिसाइड करना है। ठीक इसी तरह से मान लो ये कंपाउंड है और इसमें हमने QH की रिएक्शन कराई है, तो प्रोडक्ट पूछा जाए मेजर क्या होगा, तो देखो जैसे ही X हटा ये बना कार्बोकैटायन, तो यहां से एल्काइल माइग्रेशन हुआ है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एल्काइल माइग्रेशन। और एल्काइल माइग्रेशन से ये जब ग्रुप यहां जाएगा तो इस कार्बन में आप देख रहे हैं जो रेड शो कर रखा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर ये रिंग 1, आप देख रहे हैं कि कुल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो यहाँ हो गया यह 1 2 3 4, और ये जो है ये CH2 वाला कार्बन है। तो इस तरह से रिंग एक्सपांशन हो गया, वलय विस्तार हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर SN1 में ये सभी संभव है, कार्बोकैटायन में हाइड्राइड माइग्रेशन, रिंग विस्तार हो सकता है। उच्च त्रिविम बाधा युक्त अभिकारक में SN1 अधिक होता है। मतलब अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल लें, फिर इसमें इथाइल ग्रुप लगा दें, इसमें प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, तो SN1 का वेग बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि जब तक हैलोजन है ये चतुष्फल की रूप होगा, इनमें एल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड एंगल है कम होने के कारण इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल ज्यादा होगा। ये चाहेगा कि जैसे ही हैलोजन निकल जाए, और हैलोजन निकलते ही ये क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन, जिससे इन वलय या श्रृंखलाओं के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन कम हो जाएगा और कार्बोकैटायन इन मॉलिक्यूल से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। और यही रीजन है कि ये जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा वाला एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा SN1 का रेट मिलेगा, उतना ही ज्यादा परसेंटेज में प्रोडक्ट रेसमाइज्ड होता है। तो इसमें उच्च त्रिविम बाधा के कारण अभिकारक शीघ्रता से समतलीय कार्बोकैटायन में बदलता है, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें त्रिविम बाधा कम हो जाती है। बात क्लियर है इस तरह से। तो यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा त्रिविम बाधा वाले जो एल्काइल हैलाइड हैं वो ज्यादा SN1 की तरफ चलते हैं। नाविक स्नेही समूह का आकार बढ़ने से SN1 का वेग घटता है। हाँ, अब ये बता दें कि अगर नाविक स्नेहिता कम है, नाविक स्नेही समूह बड़े बड़े हैं, तो वो आसानी से कार्बोकैटायन में अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, जिससे SN1 का रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एल्कोऑक्साइड की बात करें तो सबसे फास्ट मेथॉक्साइड के साथ होगा। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे क्वेश्चंस बने हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी देखें। देखो बच्चों, यहाँ लिया है मैंने स्थितिज ऊर्जा और यहाँ अभिक्रिया की प्रगति। तो ये है एल्काइल हैलाइड, जैसे ही एनर्जी सिस्टम से अब्जॉर्ब करता है एल्काइल हैलाइड और धीरे धीरे CX बॉन्ड ब्रेक होने की कंडीशन में आता है, और जब एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां बिल्कुल टूटने वाला ही X होगा, तब उस समय एनर्जी जब से ज्यादा होगी और ये कहलाएगा TS1। जैसे ही हैलोजन निकल के बाहर होगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें रेजोनेंस होगा और उसकी एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगी, मतलब वो स्टेबल होगा। इसके बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर टक्कर होगी एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, सॉरी कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्सन भी होगा। तो ऐसे में एनर्जी जो है बढ़ेगी, लेकिन वो TS1 से कम एनर्जी वाला होगा। इसके बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो प्रोडक्ट जो है बनेगा और वो स्टेबल होगा। और इस तरह से ये एक क्या दिख रही है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कम एनर्जी का था और जो नया बॉन्ड बन रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ वो ज्यादा एनर्जी का होता है, जिसके कारण ही प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से कम होगी और इस तरह से जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति का ये ग्राफ है। यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए। तो ये तो था SN1 के नॉर्मल पॉइंट्स। अब हम आते हैं SN1 अभिक्रियाओं का त्रिविम रसायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आता है, रेशमाइजेशन करके एक टर्म यहाँ भी बता दूं कि जो SN1 अभिक्रियाएं हैं, यदि इसमें लिखा है कि अभिक्रिया में किरेल अभिकारक भाग लेता है। किरेल अभिकारक तो आप समझते हो ना कि ऐसा अभिकारक जिसमें हैलाइड जुड़ा है और उसमें 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप या 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। तो इस तरह का ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये क्या कहलाएगा? कायरल रिएक्टेंट या एल्काइल हैलाइड। तो अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया है और वो कायरल है तो यहां पर और उसमें SN1 रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया में 2 उत्पाद बनते हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और इसे बोलते हैं रेशमीकरण, रेशमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशमाइजेशन। तो ये एक रेशमाइजेशन के साथ चलेगी, अर्थात 2 उत्पाद प्राप्त होंगे जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होंगे। अब आता है कि रेशमाइजेशन होता क्या है और क्यों होता है। देखो बच्चों, पहले समझे, ये है कायरल रिएक्टेंट या एल्काइल हैलाइड। यहां से हैलोजन निकला और ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अभी आपने देखा कि ये एक समतलीय त्रिकोणीय रूप होता है जिसमें तीनों समूह एक ही तल में आ जाते हैं। मतलब ये एक कार्बोकैटायन बना और ये अपनी स्ट्रैंड को कम करने के लिए एक इस तरह से एक समतलीय कार्बोकैटायन बना लेता है। मींस अब इसमें 2 साइट हो गई, प्लेनर साइट हो गई ना, एक लेफ्ट में साइट दिख रही है, एक राइट में। अब जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आता है तो उसको अटैक करने के लिए कार्बन में, इस कार्बन में अटैक करने के लिए 2 साइट दिख रही हैं। या तो ये इसके थ्रू आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा, और दोनों तरफ से आने की प्रोबेबिलिटी अगर बिल्कुल बराबर है 100%, मतलब R1 और R2 अभिक्रिया के जो वेग हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, तो 50-50% 2 उत्पाद बनेंगे जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। मतलब एक वो उत्पाद होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन में जुड़ा दिखेगा जिस डायरेक्शन में हैलोजन था। इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, पुनर्धारित उत्पाद। या फिर न्यूक्लियोफाइल उस एक्स के अपोजिट भी जुड़ा दिखेगा जिसे बोलते हैं प्रतिलोमित उत्पाद, इनवर्ट प्रोडक्ट, है ना। लेकिन यहां पर ये बता दूं कि जब SN1 रिएक्शन होती है तो इनमें 100% रेशमाइजेशन नहीं होता, मतलब दोनों 50-50% नहीं बनते। रीजन क्या है कि जैसे ये हैलोजन निकला तो ये जिस डायरेक्शन से हटा है उसी डायरेक्शन में कुछ देर इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट रहता है। मतलब जो हैलोजन निकला है उसमें निगेटिव चार्ज है और जो कार्बोकैटायन बना है उसमें है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में एक प्रकार का अट्रैक्शन रहेगा। ये निकल तो गया, टूट के अलग हो गया, लेकिन अभी ये एक साइड से, जिस साइड में वो खुद था उस साइड से अभी ये बना रहेगा। और अब ऐसे में क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा कार्बोकैटायन में, तो इस तरह से अगर हम कहें राइट हैंड साइड में एक्स था तो यहां से जब R1 अटैक करेगा तो ये रेट थोड़ा कम होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद निगेटिव है और हैलोजन जो निकला है वो लीविंग ग्रुप जो है वो भी निगेटिव है। तो ये इस तरफ से उतनी फास्ट अटैक नहीं करेगा जितना बैक साइड से, मतलब R2 रेट जो है वो ज्यादा रहेगा। अब चूंकि R2 रेट ज्यादा है और R2 के मतलब बैक डायरेक्शन से, एक्स के बिल्कुल बैक डायरेक्शन से जो अटैक हो रहा है, इसमें जो उत्पाद बनेगा वो जो कायरल रिएक्टेंट था उसके अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री रखेगा। इसे इसलिए बोलते हैं प्रतिलोमित उत्पाद, इनवर्ट प्रोडक्ट। तो इनवर्ट प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब प्रतिलोमन ज्यादा और पुनर्धारण कम रहेगा। पुनर्धारण मतलब रिटेंशन, और इस तरह से इसमें आंशिक रेशमाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों? आंशिक। 100% रेशमाइजेशन नहीं होगा। मींस अगर मान लो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बन गया और रिटेंशन प्रोडक्ट कम बन गया तो पूरा का पूरा जो भी रोटेशन एंगल
रिएक्टेंट का रहा होगा जस्ट उसके अपोजिट रोटेशन एंगल वाला प्रोडक्ट मिक्सचर दिखाई देगा, रेशमिक मिक्सचर। तो ध्यान रखें, अगर आंशिक रेशमाइजेशन होगा तो ये प्रकाशिक सक्रिय होगा बच्चों। कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय, मतलब 100% ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक रूप ज्यादा है एक रूप कम है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अनुसार अगर दोनों रूप 50-50% बनेंगे तो एक का रोटेशन दूसरे के रोटेशन से कैंसिल होगा, तब कहलाएगा 100% रेशमाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि SN1 में होता क्या है, तो रेशमाइजेशन, अब चाहे वो आंशिक लिखा हो या नहीं, लेकिन अगर लिखा है कि रेशमाइजेशन कैसा होता है, तब आप उसमें ध्यान रखोगे आंशिक रेशमाइजेशन। क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया, इसे बोलते हैं आयन युग्म प्रभाव, आयन पेयर इफेक्ट। क्योंकि जिस डायरेक्शन से हैलोजन निकला है उसी डायरेक्शन से वो अट्रैक्ट रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिससे न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन से कम अटैक करता है, उसके अपोजिट ज्यादा अटैक करता है, जिसके कारण ही प्रतिलोमित उत्पाद ज्यादा और पुनर्धारित उत्पाद कम बनता है। और दो प्रतिबिंब रूप बने लेकिन 50-50% नहीं बनते, और इसके कारण ही क्या आया है? पार्शियल रेशमाइजेशन। और जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात क्लियर है? अगर 100% रेशमाइजेशन हो जाए तो फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब आता है रेशमीकरण का प्रतिशत कैसे निकालें, कितने प्रतिशत रेशमाइजेशन। तो देखो, एक प्रतिबिंब का निम्नतम प्रतिशत, मतलब दोनों में से प्रतिलोमित और प्रति पुनर्धारित उत्पाद में से कौन कम है उसका प्रतिशत लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो बच्चों, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला फैक्टर लग जाएगा कि जो कम बना है उसके मॉलिक्यूल और जो अधिक बना है उसमें से इतने मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएंगे जितने कम बने हैं एक उत्पाद के। मतलब पुनर्धारित उत्पाद मान लो कम बना है और प्रतिलोमित उत्पाद ज्यादा बना है, तो पुनर्धारित के जो मॉलिक्यूल हैं वो और जो प्रतिलोमित के मॉलिक्यूल हैं बिल्कुल बराबर संख्या में एक दूसरे के घूर्णन एंगल को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो मान लो 40% ये है और ये 60 है, तो 40-40% एक दूसरे के घूर्णन एंगल को या घूर्णन को क्या कर देंगे? कंपनसेट कर देंगे, प्रतिकारित कर देंगे। तो 80% रेशमाइजेशन हो गया। इसलिए मैंने यहां लिखा है एक प्रतिबिंब का निम्नतम प्रतिशत लें और उसमें 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। शेष बचा प्रतिशत प्रतिलोमित प्रतिशत कहलाएगा, इन्वर्जन का परसेंटेज। क्योंकि यहां पर हमेशा SN1 में प्रतिलोमित उत्पाद ज्यादा बनेगा, इसीलिए जो बचेगा उत्पाद वो अभिकारक के बिल्कुल अपोजिट रोटेशन रखेगा, इसलिए उसे हम बोलेंगे प्रतिलोमित उत्पाद, और वो कहलाएगा प्रतिलोमन का प्रतिशत। जैसे यदि SN1 में D+ अभिकारक से D+ बना 40%, ठीक है, और L- बन गया 60%, ठीक है। तो D बन गया, D चूंकि उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा जिस डायरेक्शन में ये अभिकारक में था, तो D कम बना और L ज्यादा बन गया। मतलब ये वाला जो है इसे बोलेंगे पुनराधारित उत्पाद, रिटेंशन उत्पाद, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों? प्रतिलोमित उत्पाद। ये अब ऐसे में आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत रेशमीकरण हुआ और कितना प्रतिशत प्रतिलोमन। तो रेशमाइजेशन जब आप निकालेंगे तो लोअर परसेंटेज ले लो, तो ये हो गया 40%, मतलब इसके मॉलिक्यूल और 40% इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के रोटेशन एंगल को क्या कर देंगे? कंपनसेट कर देंगे। तो रोटेशन उतना परसेंट हट गया, तो 80% तो हो गया रेशमाइजेशन, मतलब D का 40% और L का 40% प्रतिकारित हो जाते हैं। बाकी जो बचेगा वो 20% उत्पाद मिश्रण होगा, जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, मतलब D+ लिया गया था तो ये वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। कैसा होगा बच्चों? ये गलत लिख दिया मैंने। ये मिक्सचर जो होगा, चूंकि हमने D+ लिया था और जो L- ज्यादा बना है, तो उत्पाद जो होगा, तो रेस इन्वर्जन जो हुआ वो 20% और ये होगा वाम ध्रुवण घूर्णक, लीवो रोटेटरी। क्यों? क्योंकि आपने लिया है D+, तो D+ तो कम बना और L- ज्यादा बना, तो 40-40% तो कैंसिल हो गए, तो बाकी जो 20% उत्पाद बना वो तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही कहलाएगा ना, इसलिए हम कहेंगे और पूरा मिक्सचर जो है वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लो आपने L- अभिकारक लिया, 30% L बना और 70% जो है D+ बन गया, क्योंकि L- अभिकारक है तो जिस डायरेक्शन में अभिकारक में X था
उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो एल मान लो 30% बना और डी 70%, तो रेशमाइजेशन कितना हो जाएगा 60%। 30 इसका और 30 इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। इन्वर्जन होगा 40% और मिक्सचर होगा दक्षिण ध्रुवण घूंघरक, क्योंकि उसमें जो 40% मॉलिक्यूल बचे हैं वो डी प्लस वाले बचेंगे। तो इस तरह से इन्वर्जन तो हुआ, क्यों? क्योंकि बी से एल से डी ज्यादा बना और इन्वर्जन हुआ, लेकिन इसमें जो मिश्रण होगा वो होगा दक्षिण ध्रुवण घूंघरक। तो आपसे अगर पूछता है कि रेशमाइजेशन कितना है, तो बाकी ध्यान रखें वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही होगा, चाहे आप डी लें चाहे एल लें। बस इतना ध्यान रखने के लिए कि मिक्सचर वाम ध्रुवण घूंघरक बचेगा या दक्षिण ध्रुवण घूंघरक, तब आपको ध्यान रखना होगा कि जैसा आपने रिएक्टेंट लिया था उसके अपोजिट जो है घूर्णन बचेगा। अगर आपने डी प्लस लिया था तो वाम ध्रुवण घूर्णक बचेगा, मतलब डी प्लस, और अगर एल माइनस लिया था तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जो है मिक्सचर होगा। रेशमीकरण का वेग कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये है उच्च त्रिविम बाधा वाले, ठीक है, अभिकारक ले लें, क्योंकि जितने ज्यादा त्रिविम बाधा होगी बच्चों उतने जल्दी क्या होगा, वो हैलोजन को दूर हटाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाएंगे। दूसरा है कार्बोकैटायन का उच्च स्थायित्व, तो जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को दोनों तरफ से अटैक करने का, और उतना ज्यादा परसेंटेज कंपनसेट होगा, रेशमाइज होगा। उच्च प्रोटिक माध्यम, ताकि क्या करेगा, ताकि एक्स जो है हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि प्रोटिक माध्यम है तो एक्स उससे जाके जुड़ जाएगा, इसलिए वहां पर आयन पेयर इफेक्ट उत्पन्न नहीं करेगा। निष्कासित समूह को आसानी से पृथक करना, मतलब जो लीविंग ग्रुप है, मतलब एक्स को जितने जल्दी आप हटा दोगे उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से बराबर रेट से अटैक करना शुरू करेगा और रेशमाइजेशन का वेग या परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए। यहां पे इस तरह है SN1 के लिए। अब मैं यहां बता दूं, तो ये तो था रेशमाइजेशन के बारे में कंप्लीट, इसमें क्वेश्चन मिलते हैं आपको। एक चीज बता दूं, अब अगर आप सारे पॉइंट्स आपने ऊपर से नीचे तक देखे तो SN1 के लिए उपयुक्त परिस्थितियां क्या देखिए। देखो, पहला है अभिकारक की उच्च सांद्रता, SN1 के भी एक में जाएगा। अच्छा निष्कासी समूह, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब जो हट रहा है वो अच्छे से अच्छा हो, जैसे फ्लोराइड से आयोडाइड तक SN1 का रेट बढ़ रहा था, आपने देखा था। उच्च त्रिविम बाधा युक्त श्रृंखलाएं, जो कि जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी वो चाहेंगे उतनी जल्दी हैलोजन को हटाएं और अपने आप को ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में बदल लें। कार्बोकैटायन का उच्च स्थायित्व, तो मतलब अल्फा सब्स्टिट्यूशन बढ़ाना। उच्च ध्रुवीय प्रोटिक माध्यम, उच्च परावैद्युतांक वाला, क्योंकि ये जल्दी एक्स को तोड़ के हटा देंगे और उनके बीच के अट्रैक्शन को कम करेंगे, ठीक है। और दुर्बल नाभिक स्नेही तथा कम सांद्रता, अगर नाभिक स्नेही दुर्बल है तो वो आराम से लिविंग ग्रुप को हटने देगा, फिर आराम से अटैक करेगा। और सांद्रता में भी कम है तो भी वो आसानी से कार्बोकैटायन के हटने के बाद ही, मतलब हैलोजन के हटने के बाद ही अटैक करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो SN1 के फेवर में आती हैं। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीटली इसके लिए बच्चों SN1 अभिक्रियाओं के लिए, जो कि आपको आगे चाहे अल्कोहल चैप्टर में जाएं चाहे ईथर में जाएं, और ये तो है ही, इन सब में आपको ये SN1 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो इन पॉइंट से आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा SN1 तक के लिए। अब मैं जो अगला वीडियो लूंगा उसमें SN2 के बारे में कंप्लीट डिस्कस करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।